फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो भारतीय वन का प्राथमिक गणित का जो बीज गणित का जो अध्याय 3 है, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और ये है इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो। और इस पार्ट फर्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जो हमारे फैक्ट्स रहेंगे, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, उस समझने वाले पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखी हूँ कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि चूंकि हमारा जो चैप्टर्स का नाम ही है द्विघात समीकरण, तो सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसको। तो यहाँ पर देख लीजिए कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए 0 के बराबर नहीं हो, मतलब क्या ए नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 के रूप में कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा समीकरण यदि इसके रूप में हो, इस व्यापक रूप के रूप में हो, ये जो हमारा दिया यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0, ये हमारे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यदि समीकरण कोई भी समीकरण यदि इस रूप में हो तो हमारे द्विघात समीकरण कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो ए बी और सी, ये ए बी सी क्या हमारी कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। मतलब क्या यह हुआ इसमें कि कोई भी परिमेय संख्या हो सकता है या फिर कोई अपरिमेय संख्या हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ए बी सी, इसका मतलब कि ए बी सी हमारी वास्तविक संख्या है और जहां पर ए और बी और सी, यहाँ पर जो ए रहेगी ये हमारे ये 0 के बराबर नहीं रहेगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर अगर 0 होता तो ये हमारा ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ये तो हमारा खत्म हो जाता, तो यहाँ पर बी एक्स प्लस में सी आता। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ए जो रहेगा वो ए 0 के बराबर नहीं रहेगा। तो हमारे इस प्रकार का जो भी समीकरण रहेंगे वो हमारे द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर तो समझ में आ गया, आपको जो डिफिनेशन समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर समझ लीजिए, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर कि 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 3 इक्वल टू में 0, और इसी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी को नहीं। और फिर दूसरा एग्जांपल मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस में 5 प्लस में 3। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर माइनस प्लस का कोई ऐसा बात नहीं है कि यहाँ पर प्लस ही होना चाहिए, यहाँ पर माइनस में ही होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर उसे यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है यहाँ पर माइनस, लेकिन ये ध्यान आपको ये रखना है कि यहाँ पर माइनस प्लस दोनों में से किसी एक ही साइन रहेगा, या तो यहाँ पर प्लस रहेगा या फिर माइनस ही रहेगा। मतलब आपको ये समझना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0 के रूप में हो तो वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये समझ लिए कि ये भी एग्जाम्पल हो गए, तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा और ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। और ये अगर सेकेंड एग्जाम्पल को समझे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 5 इक्वल टू में 0, ये भी द्विघात समीकरण है। और यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल को देखिए तो थर्ड एग्जाम्पल में भी 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस इक्वल टू में 0, ये भी हमारे द्विघात समीकरण है। लेकिन समझेंगे कैसे कि द्विघात समीकरण के कौन से पार्ट है। मतलब आपको पता है कि द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक बने रहें। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5 इक्वल टू में 0, तो ये हमारे हो गए द्विघात समीकरण। अब इसको समझने के लिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5 इक्वल टू में 0 ये शुद्ध यहाँ पर द्विघात समीकरण तो है, लेकिन द्विघात समीकरण के कौन से पार्ट है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ये आपको समझ में सबसे पहले आ गया कि द्विघात समीकरण किसके रूप में रहेंगे और कैसा रहेगा, तो हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण है या एक घातीय समीकरण है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब वैसे भी नहीं तो आप ऐसा समझ लीजिए कि पावर के रूप में हमेशा 2 होनी चाहिए। अगर 2 रहेगा तो हमारे द्विघात समीकरण कहलाएंगे ही, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। उसके बाद हम आगे यहाँ पर देख लीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0, जहां पर ए 0 के बराबर नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण का मानक रूप। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 और जहां पर ए 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारे हो गए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। मतलब क्या हुआ कि इसी रूप में द्विघात समीकरण हो सकता है, इसके अलावा द्विघात समीकरण के रूप में नहीं हो सकता है, इसी के रूप में द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण किसके रूप में होंगे। उसके बाद चलिए मैं आपको अब बताने वाली हूँ कि द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं। क्या कि द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं। यहाँ पर समझिए कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर क्या है कि x का वह मान जो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0 को संतुष्ट करता हो तो द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। मतलब क्या समझिए आपको, यहाँ पर देख लीजिए कि यदि हमारा मान लीजिए ये द्विघात समीकरण है, इसके रूप में कोई भी संख्या मान लीजिए दिया गया, कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है, और यदि उसमें x का वो वैल्यू जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो, मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आएगी हमारे LHS का वही वैल्यू हमारे RHS का भी आएगा, तो क्या होगा कि
कि वो x का जो वैल्यू होगी वो x का वैल्यू इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यही इसका मतलब ये हुआ कि इसी को क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल हो गए। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू में 0 का एक हल मतलब कि x बराबर में अल्फा हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए कि a अल्फा स्क्वायर प्लस में b अल्फा प्लस में c इक्वल टू में 0। मतलब क्या हुआ कि इस अल्फा के रूप में कोई भी हमारी वास्तविक संख्याएं हो सकती है जो इसका मूल होगा। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको समझ में थोड़ी बहुत आ गई होगी। अगर यहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो जब आप प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने समझ लिए। उसके बाद देखिए नीचे में क्या लिखा गया है कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल होते हैं। मतलब क्या हुआ, अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमारी मूल की बात की जा रही है। मूल किसको कहते हैं, तो जिसको हम लोग हल कहते हैं ना उसी को मूल भी कहते हैं। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल होता है या फिर दो हल होता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण के जो मूल मैं आपको यहाँ पर बताई हूँ सेकंड नंबर में, द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि द्विघात समीकरण के प्रकार। मतलब क्या हुआ कि जो द्विघात समीकरण होते हैं जो कि मैं आपको पीछे बताई थी कि यदि आपको मैं दो एग्जांपल बताई थी, जिस एग्जांपल में क्या था कि दो यहाँ पर जो उसके रूप में दिया गया था, लेकिन मैं आपको वहाँ पर बताई थी कि ये द्विघात समीकरण के कौन से पार्ट हैं तो लेकिन कौन से पार्ट हैं वो समझने के लिए आप यहाँ पर समझिए अच्छी तरीके से। देखिए दोस्तों यहाँ पर द्विघात समीकरण के प्रकार मतलब क्या द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, द्विघात समीकरण हमारे दो प्रकार के होती है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण और सेकंड होता है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पहला शुद्ध द्विघात समीकरण और सेकंड हमारा अशुद्ध द्विघात समीकरण या फिर बोल सकते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है ना। अब चलिए आगे मैं आपको शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण को अच्छी तरीके से समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया गया है शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए कि जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि मतलब क्या हुआ चर केवल वर्ग के रूप में रहती है उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण नहीं लिखी हूँ तो इसीलिए आप यहाँ पर लिख लीजिए द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस में c इक्वल टू में 0। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि शुद्ध द्विघात समीकरण में हमारे जो x वाले टर्म रहेंगे वो हमारे गायब रहेंगे। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि इसका व्यापक रूप ही कहता है कि यहाँ पर ax² प्लस में c इक्वल टू में 0 इसी के रूप में हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण रहेंगे तो वो हमारे कहलाते हैं द्विघात समीकरण का कौन से अंग, तो शुद्ध द्विघात समीकरण उसको कहते हैं। एग्जाम्पल के दृष्टि से यहाँ पर समझिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए x² माइनस में 4 इक्वल टू में 0। तो क्या आपको यहाँ पर x वाला टर्म देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है ना। तो ये हमारे हो गए शुद्ध द्विघात समीकरण। सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए कि 5x² बराबर में 9। अब यहाँ पर इस 9 को इधर ले आएंगे तो 5x² माइनस में 9 इक्वल टू में 0। इसका भी मतलब क्या हुआ कि इसमें भी x वाला टर्म गायब है तो ये हमारे हो जाएंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। आपको सिंपल सी ये समझना जरूरी है कि हमारे जिस कोई भी समीकरण दिया गया है यदि वो समीकरण के पावर में 2 लगा हुआ है मतलब कि अगर वो द्विघात समीकरण है अगर उसमें भी यदि x वाला टर्म गायब है तो वो हमारे शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और शुद्ध द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल किस तरीके का होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि शुद्ध द्विघात समीकरण को दो विधियां द्वारा हल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सी बात ये हुआ कि हमारा जो ये समीकरण आपको देखने को मिल रहा है कि x² माइनस में 4 इक्वल टू में 0 ये हमारे शुद्ध द्विघात समीकरण है। अब जब ये हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण हुआ तो इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, तो इस समीकरण को हल करने के लिए तो बस सिंपल सी दो विधियां हैं। एक तो है कि बाय स्क्वायर रूट और सेकंड है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वर्गमूल द्वारा और एक गुणनखंड विधि द्वारा, जिसमें से हमें पता है अच्छी तरीके से कि आप वर्गमूल विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा जानते होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि कैसे इस दोनों विधियों द्वारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि जो द्विघात समीकरण होते हैं तो द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण और सेकंड होता है मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, जिस भी आप गणित के जिस भी चैप्टर्स को यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो
जो चैप्टर के जो हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो रहेंगी, उस पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी जो कुछ फैक्ट्स, कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो जाने को, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये सब आप नोट डाउन कर लेंगे, जिसमें क्या होगा कि आप आगे जब रिवाइज करेंगे तो आपको उसमें हेल्पफुल मिलेगी, ठीक है ना। इसलिए आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो शुद्ध द्विघात समीकरण एवं मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण, जिसमें से शुद्ध द्विघात समीकरण इसके रूप में होंगे जिसमें से x बार टर्म गायब रहेगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको x के रूप में नहीं दिख रहा है ना, इसलिए ये हमारा हो गया शुद्ध द्विघात समीकरण। अब शुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने के लिए तो दो विधियां, आप ऐसे बोलती होंगे क्या इसमें क्या ऐसे, इसमें कैसी वाली बात होगी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 2 रख देंगे, वही चीज का वैल्यू आ जाएगा। ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात इसीलिए नहीं है क्योंकि इस समीकरण को आप इस चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको किसी न किसी विधि द्वारा निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये जो एग्जांपल दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इस समीकरण को आप या तो वर्गमूल विधि द्वारा या फिर गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक विधि का यूज करके आप इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हमने लिखी हूँ सबसे पहले कि वर्गमूल द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालना या फिर हल निकालना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण को सबसे पहले हम लोग वर्गमूल विधि द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर क्या एग्जाम्पल ले ली हूँ कि पहला नंबर में कि 4x स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इस समीकरण को वर्गमूल विधि द्वारा ज्ञात करना है और वर्गमूल विधि द्वारा ज्ञात करके उसका हल निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, हमने इसको क्या कर ली हूँ, ध्यान आपको ये रखना है कि जब वर्गमूल विधि द्वारा ज्ञात करेंगे तो उसको इस मेथड से ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर इक्वल टू में 9, यहाँ पर देख लीजिए बराबर के LHS साइड में माइनस में 9 था तो इसकी इस साइड लिया है तो आज साइड में, तो ये हमारा क्या हो गया प्लस में 9 हो गया। तो इक्वल टू फिर एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिख लिए और 9/4 हो गया। यहाँ से एक्स को हटा दिए, रूट चढ़ गया और रूट के अंदर इधर लिखे प्लस और माइनस दोनों। जब रूट इधर आता है तो प्लस माइनस दोनों लिखा आता है, तो यहाँ पर 9/4 हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस लिखेंगे ही और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यहाँ से 3 का वर्गमूल 9 और 2 का वर्गमूल 4 हो गया। तो एक्स इक्वल टू में प्लस माइनस में 3/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 3/2 एक बार प्लस में और 3/2 एक बार माइनस में, इसके लिए एक्स इक्वल टू में 3/2 और फिर माइनस में 3/2। तो इस तरीके से जो हमारा ये जो समीकरण दिया गया था, इस समीकरण को आप वर्गमूल विधि द्वारा इस तरीके से याद कर सकते हैं। यदि आप देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण कोई भी रहेगा तो शुद्ध द्विघात समीकरण को यदि आप वर्गमूल विधि द्वारा ज्ञात करना चाहते हैं तो आप इसी मेथड से यूज करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए सेकंड एग्जांपल में क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ बोलेंगे तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक था तो इस विधि से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं दिया गया तो फिर इसे यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इधर भी माइनस में 4 है तो इसको भी इधर लेंगे जब प्लस में 4, तो यहाँ से एक्स का यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आएगा और फिर यहाँ से प्लस माइनस दोनों आएंगे। या आपको ध्यान ये रखना है कि जब जैसे ही हम रूट चढ़ाएंगे इधर तो हमको प्लस माइनस दोनों ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। इधर हम क्या करिए रूट लगा दिए और रूट लगाने के बाद देख लीजिए 4 का जो वर्गमूल होता है हमारा क्या होता है 2, सॉरी यहाँ पर 2 का वर्गमूल क्या होता है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पर हो गया 2 प्लस में और माइनस दोनों में आ गया, तो एक्स इक्वल टू में क्या आएगा हमारा 2 और एक बार यहाँ पर एक बार माइनस में 2, क्योंकि इधर प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है इसलिए एक बार 2 प्लस में और एक बार 2 माइनस में आ गया। तो इसीलिए आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर एक्स का माइनस में 4 इक्वल टू में 0, इसका यदि हम हल निकालें वर्गमूल विधि द्वारा, इसका हल क्या आया 2 एवं माइनस में 2। अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि जब हम इस समीकरण को यदि हम वर्गमूल विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, इसका हल हमारा आया है 2 एवं माइनस 2। यदि हम इसी समीकरण को यदि हम गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे तो क्या इसका हल चेंज आएगा या फिर सेम रहेगा। तो इसका हल सेम ही रहेंगे लेकिन बनाने की मेथड थोड़ा सा अलग रहेगा। इसमें क्या था कि हम लोग वर्गमूल करते थे, अब इसी तरीके से ऐसा बात नहीं गुणनखंड में भी करेंगे, इस तरीके से उसमें नहीं करेंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ तक जो मैं आपको बताई हूँ कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं, तो फिर द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दी कि शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में आपको यहाँ पर समझ में आ गया। और शुद्ध द्विघात समीकरण को जो पहला मेथड है बना उसको हल करने के लिए वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर जो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है उस गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ वही। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखी हूँ कि गुणनखंड द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण का मूल निकालना या फिर हल निकालना। मतलब क्या हुआ कि यदि गुणनखंड मेथड द्वारा यदि हम द्विघात समीकरण का शुद्ध द्विघात समीकरण का यदि हम हल निकालना चाहते हैं तो कैसे हल ज्ञात करेंगे, जो कि मैं आपको पीछे बता दी थी कि यदि हम शुद्ध यहाँ पर क्या बोले थे कि वर्गमूल विधि द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं वो मैं आपको पीछे बताई थी। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमने यहाँ पर क्या कर ली हूँ कि 2
एग्जाम्पल ले ली हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल वही था जो कि मैं आपको जो वर्गमूल विधि में ली थी कि 4x² माइनस में 9 इक्वल टू 0, वही हमारा यहाँ पर भी है। तो आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि 4x² माइनस में 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 4x², इसको तो आप लिख सकते हैं 2x², यहाँ पर लिख सकते हैं 2x का, यदि आप स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4x² होगा। और फिर माइनस में यदि आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 9 होगा, इक्वल टू में 0 आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए कि a² माइनस b², ये एक फार्मूले के रूप में दिया गया। ये आप यदि आपको ये पता है कि यदि बीजीय व्यंजक का जो फॉर्मूला होता है a² माइनस में b² इक्वल टू में 0, यदि आपको वो नहीं पता तो मैं आपको जो वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी, उसका जो बीजीय व्यंजक का जितने फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो यहाँ पर क्या है कि a² माइनस में b² इक्वल टू में 0 आ गया। तो आपको पता है कि इस फॉर्मूले का क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला दिया गया x², यहाँ पर a² माइनस b², इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो इसको क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा लेंगे। मतलब क्या हुआ कि 2x प्लस में 3 कर देंगे और एक बार 2x माइनस में 3 कर देंगे, इक्वल टू में 0 आ गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर करने वाले हैं कि 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 0 कर देंगे, क्योंकि इस दोनों के बराबर में 0 ही है। तो इसीलिए 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 0 कर देंगे और यहाँ पर 2x माइनस में 3 इक्वल टू में 0 कर देंगे। तो यहाँ से करने के बाद x का वैल्यू हमारा ये आया और यहाँ से इसको घटाने के बाद हमारा x का वैल्यू हमारा ये आया है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो हल है, इस समीकरण का हल जो आया है हमारा, एक बार माइनस में 3/2 और एक बार में 3/2, एक बार एक माइनस में एक बार प्लस में आ गया। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमको रूट नहीं चढ़ाई तो प्लस माइनस का लिखने का जरूरत ही नहीं था। यहाँ पर हमने इस तरीके से याद करी तो यहाँ हमारा इसका हल निकल गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि गुणनखंड विधि द्वारा शुद्ध द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। एक सेकंड एग्जाम्पल के दृष्टि से समझ लीजिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखी हूँ कि x² माइनस में 4 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर x को तो आप लिख सकते हैं ना x² और माइनस में 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो हमारा 4 आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब a² माइनस में b², तो यहाँ पर a प्लस b और एक बार a माइनस b, मतलब एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़ने के बाद 0 और एक बार घटाने के बाद 0 कर देंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस में 2 और यहाँ से x का वैल्यू प्लस में 2। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण को शुद्ध द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं और फिर शुद्ध द्विघात समीकरण को वर्गमूल विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि शुद्ध द्विघात समीकरण के बारे में फुल डिटेल से, ठीक है ना। अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कितनी विधियां होती है। जस्ट सेम ही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि पहली और दूसरे की घात की हो उसे मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पर यहाँ पर देखने को नया ही मिल रहा होगा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर तो bx वाला टर्म है, लेकिन क्या था कि शुद्ध द्विघात समीकरण में ये जो x वाला टर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं x वाला टर्म। तो आपको यहाँ से ध्यान ये रखना है, जब भी मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पर x वाला टर्म, तो आपको ध्यान ये देना है कि ये हमारे रहेंगे x वाला टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मिश्रित द्विघात समीकरण में x वाला टर्म रहेंगे, जबकि शुद्ध द्विघात समीकरण में हमारा x वाला टर्म नहीं रहेगा। तो हमारे कहलाएंगे शुद्ध द्विघात समीकरण, जिसमें रहेगा तो हमारे कहलाएंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझ लीजिए कि x² माइनस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू में 0। तो ये हमारे हो गए मिश्रित द्विघात समीकरण। और सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने यहाँ पर लिखी हूँ कि 3x² प्लस में x इक्वल टू में 0। तो ये भी हमारे हो गए मिश्रित द्विघात समीकरण। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि मिश्रित द्विघात समीकरण को हल करने के लिए इसमें भी दो विधियां होती है। पहला तो गुणनखंड विधि और सेकंड होता है पूर्ण वर्ग विधि। तो पहला हम लोग गुणनखंड विधि समझेंगे और उसके बाद हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से समझेंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि मिश्रित द्विघात समीकरण किसे कहते हैं और मिश्रित द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण को। तो देखिए, इसमें से जो हमारा पहला है गुणनखंड विधि और सेकंड है हमारा पूर्ण वर्ग विधि, जिसमें से आपको पूर्ण वर्ग विधि का बहुत यूजफुल होगा। जो प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस प्रश्नावली के क्वेश्चन में लिखा रहेगा आपको कि इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करें या फिर वर्गमूल विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो आपको बहुत ही इजी तरीके से आप ज्ञात कर लेंगे। देख लीजिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा तो आपको पता होगा कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं जो द्विघात समीकरण होते हैं उसको। देखिए दोस्तों,
यहाँ पर तो आपको गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा, द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं गुणनखंड। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू 0, ये भी एक हमारे एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल को हमको गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब क्या हुआ कि बाय फैक्टराइजेशन विधि द्वारा हमको इसको ज्ञात करना है, इसका हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, इसको गुणनखंड यदि ज्ञात करना हो हमें तो शुरू वाला को लास्ट वाला से गुना कर देते हैं। मतलब लास्ट में हमारा 8 और शुरू में हमारा एक्स स्क्वायर, तो 8 को एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो हमारा कितना आया दोस्तों, एक्स स्क्वायर आया। मतलब कि 8x स्क्वायर किस में आया, माइनस में हमारा 8x स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमको इस बीच में सोचकर ऐसी संख्या लेनी है जिसको गुना करने पर 8x स्क्वायर आना चाहिए माइनस में, और जोड़ने पर या घटाने पर हमको 2x आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने माइनस में 4x और प्लस में 2x, तो माइनस प्लस तो माइनस हो गया और 4 दूनी 8x स्क्वायर भी हमारा आ गया। और इसको घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस घटाना पड़ेगा, तो घटाते हैं तो 4 में से 2 जगह तो 2 बचेंगे और यहाँ से माइनस में 2x आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा जो सोची संख्या ये हमारा राइट है। अब हम इस दोनों में से क्या करेंगे, इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस में 4x में से हम x कॉमन लिए तो यहाँ पर x माइनस 4 आ गया, और प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो x और प्लस माइनस माइनस 2 चौकी 8, फिर इसके इक्वल टू में 0। और आपको द्विघात समीकरण में ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने वाली बात है कि x माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 4, मतलब क्या जो ये बीच वाला टर्म है ये दोनों समान होना चाहिए, मतलब कि दोनों बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे जो हमारे गुणनखंड रहेंगे वो हमारे राइट रहेंगे। तो यहाँ पर एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये x और ये प्लस 2, मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस 4 और यहाँ पर भी x माइनस 4, तो हमने लिख दिया x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू में 4 आ गया। और यहाँ से देखते हैं तो x इक्वल टू माइनस में 2 आ गया, तो इसीलिए x इक्वल टू 4 और माइनस में 2। तो यहाँ पर भी तो हमारा 2 हल आ गया ना, क्योंकि मैं आपको शुरू में बताई थी कि यदि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 हल होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा 2 हल हो गया। तो इसलिए इस जो हमने मेथड से बनाई थी, इस गुणनखंड मेथड से इस समीकरण को, तो हमारा राइट हो गया। अब देखिए इस विधि से तो हमने इसको सॉल्व कर ली। अब यहाँ पर इस तरीके से कोई भी आपको मैं समीकरण दूंगी तो या फिर समीकरण आपको चैप्टर्स में रहेंगे तो उसको उस जो समीकरण को उस आसान तरीके से गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताती हूँ अब कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को मूल निकालना या फिर हल निकालना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक बार देख लीजिए, अब आपने देख लिए होंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों कि हमने पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रख ली हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। अब इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हम लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0 के मूल हमको निकालना है, इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये हमारे क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या हमारे ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर चाहें तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि द्विघात समीकरण, चूंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि द्विघात समीकरण आप यहाँ पर लिख लीजिए कि चूंकि द्विघात समीकरण में हमारे जो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है, ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला ये हमारे ये होते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहेंगे यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला आ गया, अब इस फॉर्मूला को भी तोड़ा होगा ना, तो जरूर तोड़ा होगा दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इस द्विघात समीकरण का यूज करके भी हम जो हमारे समीकरण है इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आप जब प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कैसे हम लोग बिना इस सूत्र को यूज किए, बिना इसको बोलते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण सूत्र, इसको बोलते हैं द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, द्विघात सूत्र बोलते हैं। और इसी द्विघात सूत्र का भी यूज करके आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो हमारे द्विघात समीकरण रहेंगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। या नहीं तो यदि आप बोलेंगे कि हम इस सूत्र का यूज करके इस सूत्र का यूज नहीं करना चाहते हैं और बिना इस सूत्र का यूज किए हम इस जो हमारा द्विघात समीकरण है इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसके लिए जब आप चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सूत्र के विधि से कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो ये हमारा सूत्र हो गया, ये आपको याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद याद करने के बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद करने वाली बात एक ये आ गई, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, अब इसमें हमको आपको दिख रहा होगा ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताया, इस फॉर्मूला में हमारा ए है, फिर बी है और सी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब इस सूत्र का यूज करेंगे तो हमारे द्विघात समीकरण में ए बी सी का वैल्यू दिया ही ना होगा, जरूर दिया होगा दोस्तों। यहाँ पर हमने ए बराबर में 2, बी बराबर में 5 और सी बराबर में -3 लिखी हुई। ऐसा क्यों? ऐसा हमने इसीलिए लिखी हूँ दोस्तों कि हमने यहाँ पर देख लीजिए जो हमारा समीकरण दिया गया है, इस समीकरण में ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये हमारे ए का वैल्यू, ये हमारे बी का वैल्यू और ये हमारे सी का वैल्यू। तो यहाँ पर हमने लिख दी कि आपको साइन के साथ हमको आपको यहाँ पर लिखना है। तो ए के बराबर में 2 और बी बराबर में 5 और सी बराबर में क्या हमारा माइनस में 3 आ गया। अब सूत्र से ये हमारा जो द्विघात समीकरण का सूत्र है ना, सो दोस्तों इसी द्विघात समीकरण का सूत्र का यूज करके हम इसका हल निकालेंगे। कैसे, देखिए वेरी इजी वे से। यहाँ पर हमने लिख ली हूँ कि माइनस में 5, क्योंकि जो v का है इस b के साथ पहले से ये जो माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया माइनस में 5 माइनस, और यहाँ पे b का वैल्यू 5, तो 5 हो गया। फिर आपको ये ध्यान देना है कि प्लस माइनस दोनों लगाएंगे, प्लस माइनस दोनों लगाएंगे। देखिए ये माइनस में b माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है ना। इसको इस तरीके से अप्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, ठीक है ना। अब इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हमने लिखी हूँ माइनस में 5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब कि 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में 4, और इस ए की जगह पर जो मैंने ए का वैल्यू ज्ञात की हूँ, यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है। ज्ञात क्यों नहीं हो, यहाँ पर दिया गया है जो द्विघात समीकरण से ही। तो ए बराबर में क्या था, 2 था, और सी का वैल्यू हमारा माइनस में 3 था, बटा में 2 और ए का वैल्यू 2, तो यहाँ से गुना कर देंगे आप। तो माइनस में 5 और प्लस माइनस रूट अंडर 5 25 प्लस में 4 दूनी 8 3 24 माइनस माइनस प्लस, तो 25 प्लस में 24 बटा में 2 दूनी 4 आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर ली हूँ कि माइनस में 5 प्लस माइनस रूट अंडर में इस दोनों को जोड़ करेंगे, तो 5 4 9 और 3 2 2 4 आ गया। तो रूट में 49 हो गया हमारे यहाँ पे, बटा में 4 आ गया। अब यहाँ से माइनस से 5 और प्लस माइनस यहाँ से 7 हो गया, बटा में 4 हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिख दी कि माइनस में 5 प्लस 7 बटा में 4 और माइनस 5 माइनस में 7 बटा 4। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ये एक प्लस में दे दिया और हमने एक बार माइनस में लिख दी। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लस और माइनस दोनों साइन लिखा गया है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके से लिखा गया हो, तो आपको समझ लेना ये जरूरी है कि वहाँ पर हमको एक बार प्लस में लिखना पड़ेगा या फिर एक बार माइनस में, या फिर लिखा दिया गया हो तो एक बार प्लस में दिया होगा, एक बार माइनस में दिया होगा। तो इसीलिए आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि हमने यहाँ पर लिख दी हूँ कि माइनस में 5 प्लस 0 इजकल टू में, यहाँ पर अगर माइनस में 5 प्लस में 7 बटा में 4 रहेंगे, तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं ना, माइनस प्लस माइनस घटाना पड़ेगा। तो 7 में 5 जगह 2, तो 2 बटा में 4, तो घटाएंगे तो 1 बटा 2 आ गया। इसको कट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो 1 बटा 2 आ गया। और यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस होगा जाएगा। तो यहाँ से एक बार साइन लिखाएगा माइनस का, 7 5 12 बटा में 4, यहाँ से कट करेंगे तो माइनस में 3 आ गया। अतः मूल या हल इजकल टू में 1 बटा 2 या फिर माइनस में 3, तो या फिर नहीं, दोनों हमारा हल ही है, क्योंकि हमारा द्विघात समीकरण है ना। तो द्विघात समीकरण का आप कितने हल आते हैं दोस्तों, हमारे 2 हल आते हैं। तो हमारे यहाँ पर 2 हल आ चुका है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको तो बताई थी यहाँ पर 2 मेथड से ज्ञात कर सकते हैं द्विघात समीकरण को, लेकिन कैसे। यहाँ पर तो आपने द्विघात समीकरण का यूज करके, द्विघात सूत्र का यूज करके मैं आपको यहाँ पर हल बताई हूँ। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि बिना इस द्विघात समीकरण यूज किए कैसे ज्ञात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपके लिए रहेगा। तो आप जरूर देखेंगे उस वीडियो को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो ये चैप्टर का जो हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो यहाँ पर हमारा समाप्त हो रहा है। तो आपको तो समझ में अच्छी तरह से यहाँ पर आ गया होगा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, मतलब वो सब जो मैं आपको बताई यहाँ पर समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि मैं आपको जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आता जाएगा और आप वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।